ऑल राइट पीपल, वेलकम बैक टू अ फ्री फास्ट ट्रैक बैच। चैप्टर नंबर 7 के हमने सारे स्टैंडर्ड्स कवर कर लिए थे। अब नाउ लेट्स फोकस ऑन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, ऑडिट रिपोर्ट। पहले तो देखो, समझो। चैप्टर नंबर 8 ऑडिट रिपोर्ट 12 से 14 नंबर का आता है, इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी। और अगर मैं लेवल की बात करूँ तो लेवल बड़ा ही ईजी है, तुम्हारे लेवल भी निकल जाएंगे। ठीक है। अब पहले समझो, यहाँ पे चैप्टर 8 में जो स्टार्टिंग का जो जोन होगा ना, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एस ए 700। मैं बताऊँ अभी पूरा क्या क्या कवर करेंगे। एस ए 700 को मैं बड़े आराम आराम से चलाऊंगा। तुम्हें बोलेगा सर बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, मैंने कहा कोई बात नहीं, बस तुम्हें वो क्या कनेक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो थोड़ी स्लो चले तो बढ़िया मज़ा आता है ना। तो समझो, एस ए 700 बड़ा स्लो चलेगा, फिर उसके बाद के स्टैंडर्ड्स थोड़े से स्पीड अप अपने हो जाएंगे, वहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेक्निकलिटी है नहीं। पर एस ए 700 अपन बहुत आराम से चलेंगे। ठीक है। जनरली मैं इसको आईसीए स्टडी मटेरियल से पढ़ाता हूँ, बट मैंने कहा चलो यार, आईसीए स्टडी मटेरियल को भी आप कन्वर्ट कर दो अपने इस स्पेसिफिक नोट्स के लिए। ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे अपन। समझे। अब चैप्टर नंबर 8 का पहले अपन एक बार समझते हैं कि आईसीआई क्या क्या चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, कि क्या क्या चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो अगर मैं चैप्टर नंबर 8 की बात करूँ, चैप्टर नंबर 8, तो आईसीआई स्टडी मटेरियल का ऑडिट रिपोर्ट नाम से चैप्टर है ये, जिसमें हमें कंटेंट क्या पता होना चाहिए, ऐसे 700। ठीक है। उसके बाद में हम 705 की बात करेंगे। देन हम 701 और 706 को एक साथ कर लेंगे। 710 हमको कवर करना है। उसके बाद में तो भाई ये 299 और 610 स्टैंडर्ड तो छोटे से स्टैंडर्ड है, 600 सॉरी, 600 स्टैंडर्ड तो छोटे से स्टैंडर्ड है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद में आपके कारो कंपनीज एक्ट का कुछ सेक्शंस, उनके बारे में बात होती है। ठीक है। हमने 705 का डिस्कशन ऑलरेडी कवर कर रखा है यूट्यूब पे, और 570 के साथ में हमने 705 का डिस्कशन मेजरली कर लिया था। ठीक है। हमारा स्टार्टिंग होगा ऐसे 700 से। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये स्टैंडर्ड एक बेस सेट करता है, इस चैप्टर का ऑडिट रिपोर्ट का बेस सेट करता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ लो, मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों को, थोड़ा सा ऐसे 700 के लेंदी है, और लेंदी है तो होता है ना, थोड़ा टफ लगने लग जाता है। पर यार उसको आप अगर थोड़ा सा कनेक्टिविटी के साथ में पढ़ोगे ना, दैट इज़ वेरी इजी। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी स्टैंडर्ड है। ठीक है। तो हमारी स्टार्टिंग होगी ऐसे 700 से, मैं आपको बताते हुए चलूँगा पूरा का पूरा क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना तुम। ऐसे 700, पहले तो नाम पे फोकस करो। ऐसे 700 का नाम क्या है? फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो यार, तुमने सारी चीज़ें कर ली, तुमने पूरी ऑडिट पढ़ ली है ना। अब भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में तुम पूरी ऑडिट कर चुके हो। अब वो टाइम आ गया है जब तुम ऑडिट रिपोर्ट साइन करके देना चाहते हो। ठीक है। तो यार, ऑडिट रिपोर्ट साइन करके देना चाहते हो तो तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर, ये ऑडिट रिपोर्ट का कोई फॉर्मेट है क्या, कोई स्पेसिफिक कंटेंट है क्या, कि ये कहाँ पे दे रखा है। ठीक है। हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखना है, बताओ ना सर, कुछ फॉर्मेट फॉर्मेट है क्या इसका। तो मैंने कहा ये तुमको ऐसे 700 बताता है। ऐसे 700 की पूरी प्रॉपर गाइडलाइन है इस पे। ठीक है। बात समझ में आती है। अब एक बेसिक बातें करते हैं थोड़ी सी। हमारे जो इतने इंडिया में इतने सारे चार्टेड अकाउंटेंट हैं, वर्ल्ड में इतने सारे जो अकाउंटेंट हैं जो ऑडिट करते हैं। ठीक है। यार सोचो, सबकी अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट होगा तो काम बढ़िया होगा क्या? नहीं सर, यूज़र तो परेशान हो जाएगा। वैसे ही यूज़र को क्या पता जाता, यूज़र सबकी अलग अलग रिपोर्टें पढ़ेगा, बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इनके लिए स्पेसिफिकली इसलिए क्रिएट करे गए ताकि थोड़ी सी यूज़र को अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिले, ऑडिट रिपोर्ट की कंसिस्टेंसी मेंटेन हो सके। ठीक है। सर बिल्कुल एग्जैक्ट है क्या? देखो, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। इंडिया के नॉर्म्स अलग हो गए, ठीक है, यूके के नॉर्म्स अलग हो गए, वहाँ पे थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग। बट ओवरऑल आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट होगा, ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट होगा, दैट इज वेरी कंसिस्टेंट। चाहे यहाँ पे हमारे अजमेर का चार्टेड अकाउंटेंट हो, या हमारे दिल्ली का चार्टेड अकाउंटेंट हो, बॉम्बे का चार्टेड अकाउंटेंट हो, सब एक ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट यूज करते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आती है? बेसिक बात है, बिल्कुल बेसिक बात है। ठीक है सर। सर ये बहुत खतरनाक होता है क्या सर, ये क्या होता है सर? देखो, मैं आपको प्रैक्टिकली बात करूँ ना, इट इज़ वेरी इजी। बहुत कंपनीज में क्या होता है, जैसे
ऑडिटर क्या करते हैं भाई, सेम फॉर्मेट है आपके पास में, तो वो एज इट इज़ फॉर्मेट होता है, बस वो चीज़ें चेंज होती रहती है। दैट्स इट, बहुत बहुत बड़ा इशू नहीं है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ अभी। इधर आओ। इधर आओ। इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट आपको दिख रही है टाटा कॉफ़ी लिमिटेड की। ये ऐसी रिपोर्ट होती है यार, ये देखो ना, ये ऐसी कुछ रिपोर्टें होती है। ठीक है, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, आराम से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये देखो ओपिनियन, मैं हमें अपन बोलते हैं ना ओपिनियन देना, ये ओपिनियन हमेशा राइटिंग में देते हैं। ओपिनियन क्या हुआ, बेसिस फॉर ओपिनियन, की ऑडिट मैटर, ये सारी चीज़ें अपन अभी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो बात करेंगे इसके बारे में कैसे क्या होती है। बट आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि यार ये तो कुछ नहीं है, एक वर्ड फॉर्मेट है जहाँ पे प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। मेन काम क्या है, ऑडिट करना है यार। ये तो फाइनलाइजेशन की बात हो गई बस। ठीक है भाई, हाँ भाई साइन कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, दैट 700 सीरीज़ ये पूरी आपकी कवर करके देगी, आपको 700 सीरीज़ अच्छे से बताएगी। ठीक है, बात समझ में आती है क्या, क्लैरिटी है इतनी। आ जाओ, जितनी हमने बेसिक बातें करी थी उसकी अपन एक बार थोड़ी सी रीडिंग भी मारेंगे। देखो थोड़ा सा स्लो चलेगा है ना, मैं आपको पूरा रीड भी कराऊंगा, बिकॉज मेरे को कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इजी स्टैंडर्ड है, इजी स्टैंडर्ड का बस वही तो है ना, कनेक्टिविटी चाहिए, तो कनेक्टिविटी के लिए अपन थोड़ा सा रीड भी करेंगे साथ में। आपको स्पीड थोड़ी इफ एंड बट करनी है, आप 1.25 कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा, या 1.5 कर लेना। 2 की स्पीड पे मत देखा करो लेक्चर। वैसे तो मैंने पूरे क्लासेस देख के आए हो, तुम्हें वहाँ चीज़ें दिक्कत आई है तभी तो यहाँ पे आए हो तुम। ठीक है, यहाँ पे भी 2 की स्पीड से देखोगे तो कैसे काम चलेगा। मैंने माना तुम सीए स्टूडेंट हो यार, ठीक है, बट ऐसे भी मत करो तुम। आओ, सो ऐसे 700 ओवरव्यू, ओवरव्यू पढ़ना बहुत जरूरी है। इट डील्स विथ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अल्टीमेटली व्हाट इज अ गोल, टू फॉर्म एन ओपिनियन। ठीक है, तो ऐसे 700 इसी से डील करता है। इट ऑल्सो डील्स विद द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट इशूड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट में क्या कंटेंट होगा, ये सारी बातें कौन बताता है, ऐसे 700 बताता है। ठीक है सर। द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस essay are aimed at addressing an appropriate balance between the need for consistency and comparability in the auditor reporting globally, and the need to increase the value of auditor reporting by making the information provided in the auditor report more relevant to the users. अब try to understand, आज बात करें तो क्या इन्फोसिस की रिपोर्ट बट बस इंडियन यूज़र से कोई मतलब है क्या? ऑब्वियसली नॉट। भाई इन्फोसिस का शेयर यूएस मार्केट में भी है, इन्फोसिस का एडीआर वहाँ पे भी चलता है। तो आप समझो ना यार, कंपैरेटिबिलिटी होनी चाहिए, वरना भाई साहब यूज़र को समझ ही नहीं आएगा। इसलिए क्या, जैसे इंडिया में ऐसे 700 होता है ना, तो जब मैं एसीसी पढ़ाता हूँ ना, तो एसीसी में यही सीरीज़ आईएसए 700 के नाम से जानी जाती है। ठीक है, वहाँ पे यूके यूएस सिलेबस होता है ना, वहाँ पे ISA 700, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। मेजर मेजर सेम ही होता है। ठीक है, मेजर मेजर सेम ही होते हैं, बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, बात समझी। चलो, दिस ऐसे प्रमोट्स This essay promotes consistency in the auditor report but recognize the need for flexibility to accommodate particular circumstances of individual jurisdiction। क्या बोलने का मतलब कि यार यूके यूएस इंडिया सबके अलग अलग नॉर्म्स हो सकते हैं ना, तो यस वी गिव यू सम फ्लेक्सिबिलिटी। तुम अपने jurisdiction के अकॉर्डिंग थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखो, बट अल्टीमेटली गोल इज to maintain the consistency in the audit report so that it helps user, it creates a credibility. That's it. Consistency in the auditor report when the audit has been conducted in accordance with the essays promote credibility in the global marketplace by making more readily identifiable those audits that have been conducted in accordance with the globally recognized standards. ये ऐसे 700 यहाँ पे है और internationally ISA 700 होता है. That's it. It also helps to promote the user understanding and to identify unusual circumstances when they occur. क्या इतनी बेसिक बातें समझ में आती है तुम्हें, ओवरव्यू की अंडरस्टैंडिंग मिली? ठीक है, अच्छा देखो मैंने तुम्हारे लिए ना कीवर्ड्स बहुत सोच समझ के हाईलाइट करे। ठीक है, एक तुम कीवर्ड्स पर भी नज़र मारोगे ना, तुम्हें एक बार में क्लैरिटी आएगी। चलो, अब बात करते हैं टॉपिक 2, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। बताओ भाई बताओ, ऐसे 700 किसके बारे में बात कर रहा है? ओपिनियन ओपिनियन ओपिनियन। तो ऐसे 700 का ऑब्जेक्टिव क्या है? एस पर ऐसे 700 ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? अरे सिंपल यार, टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट based on the evaluation of the conclusion drawn from the audit evidence obtained। ठीक है, और सेकंड, टू एक्सप्रेस क्लियरली दैट ओपिनियन थ्रू अ रिटन रिपोर्ट।
बात करता हूँ मैं, इधर आओ, बिल्कुल बेसिक बात है, ये तो अपन ने स्टार्टिंग में बात करी थी इसकी। सो ऑडिटर क्या करता है? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है। सर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म क्यों करता है? ताकि उसको एविडेंस मिले, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले, ताकि वो कंक्लूजन पे आ सके। तो कंक्लूजन पे क्या आना है? कंक्लूजन पे उसको यही आना है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसको इस कंक्लूजन पे आना है। अगर आंसर यस मिलेगा तो वो ओपिनियन क्या देगा? अनमॉडिफाइड। और आंसर उसको अगर नो मिलेगा तो वो क्या देगा? मॉडिफाइड। और मॉडिफाइड में भी तीन चीज़ें होती है, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। ठीक है, बात समझ में आती है इतनी? अच्छा, मॉडिफिकेशन के लिए इन्होंने एक स्टैंडर्ड SA 705 दे रखा है, जो हमने ऑलरेडी डील कर लिया है मेजर पार्ट इसका। SA 705 में मॉडिफिकेशन की और कहानी इन्होंने बताई। इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बेसिक बातें समझ में आई? ठीक है सर। हमें अल्टीमेटली क्या करना है? कंक्लूजन जो भी आता है उसके बेसिस पे हमें ओपिनियन देना है। हाँ सर, ओपिनियन देने के लिए ये SA 700 के बारे में बात होगी। ओपिनियन तो दो टाइप का हो गया, मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड, वो बात की बात है। ठीक है, बट ओपिनियन से रिलेटेड क्या बातों का ध्यान रखना है, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन SA 700। बात समझे क्या? बात समझे क्या? उसके बाद में हाँ ठीक है, मॉडिफिकेशन के लिए एक अलग स्टैंडर्ड बना दिया इन्होंने, उसमें क्वालिफाइड देना है, एडवर्स देना है, डिस्क्लेमर देना है, वो बातें इन्होंने आगे दूसरे स्टैंडर्ड में एक्सटेंड कर दी। ठीक है। सो भाई, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल, टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसके बेसिस पे? जो एविडेंस ऑब्टेन करा, जो कंक्लूजन्स तुम पा रहे हो, उसके बेसिस पे ओपिनियन फॉर्म करो। ओपिनियन दो तरीके का होता है, वो तुम्हें पता ही है। एंड उस ओपिनियन को भाई साहब बोल के मत सुनाओ। ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट किस लिए? रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट्स, पहले लेक्चर में ये बातें हमने करी है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, क्लैरिटी है? डन, इजी, वेरी इजी यार, इजी इजी इजी, वेरी इजी। ठीक है सर। अब देखो, जो मैंने तुम्हारे साथ में पूरे बातें करी है ना, वही चीज़ें रिपीट होगी। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इस पे ना 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। इतना फर्जी टॉपिक है, 4 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, मैं कहता हूँ यार बच्चों क्यों नहीं आ रहे नंबर तुम्हारे। चलो, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, टॉपिक 3 अपना चलेगा। ये जो टॉपिक 3 है ना भाई, ये टॉपिक 3 पे मान के चलो कि ऐसे 700 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे 700 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्लैरिटी है? चलो इधर देखो, टॉपिक क्या है? टू फॉर्म ओपिनियन, ऑडिटर टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। अब मेरी बात सुनो ना, मैंने तुम्हें क्या बोला? ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। क्यों? बोलो बोलो यार, बोलो। टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, यस सर। टू फाइनली फॉर्म कंक्लूजन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, ताकि अल्टीमेटली ओपिनियन दे पाए। हाँ सर, यही तो चेन है, बिल्कुल सिंपल। अब मुझे एक चीज बताओ, अल्टीमेटली हमें कंक्लूजन पे आना है। अल्टीमेटली हमें कंक्लूजन पे आना है ना? हमें कंक्लूजन पे आना है और हम ये चीजें देख रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम कुछ चीजें सोचेंगे। ओह, उसके लिए हम कुछ चीजें सोचेंगे। अच्छा, उसके लिए हम कुछ चीजें सोचेंगे। देखो क्या, मेरे साथ में पढ़ना, मेरे साथ में पहले तो इतनी चीजें पढ़ना, जो पढ़ा है वही रिपीट है। द ऑडिटर शेल form an opinion on whether the financial statement are prepared in all material respect in accordance with the applicable FRF। ठीक है, इन ऑर्डर टू फॉर्म दैट ओपिनियन, हमें वो ओपिनियन देने के लिए ऑडिटर shall conclude as to whether the auditor has obtained reasonable assurance about whether the financial statement are free from material misstatement or not, whether due to fraud or error। पढ़ के आए हो? हाँ। अब ऑडिटर को जो कंक्लूजन पे आना है ना, उसके लिए वो बैठा है और सोच रहा है। सर क्या सोच रहा है? ऑडिटर कुछ चीजें सोच रहा है। देखो क्या, वेदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड और नॉट। क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मुझे मिल गया है? ओहो, ठीक है।
whether uncorrected misstatement are material individually or in aggregate, and the evaluation. अब you need to think logically why these 3 points are there. हमें ओपिनियन देना है, हमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट से मतलब होता है। पर मेरे भाई जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट देख, तुझे कनेक्ट करना पड़ेगा अभी। 450 में ऐसे 450 वीडियो डल रखा है, ऐसे 450 में मैंने तुम्हें समझाया था कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट जब मिलता है तो मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी वालों से रिक्वेस्ट करते करेक्ट कर दो। अगर वो करेक्ट कर देते तो तुम आगे सोचते हो क्या? नहीं सर, तुम्हें मतलब अल्टीमेटली वो ओपिनियन देते समय क्या किसको देखना है? अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट को। हाँ सर, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी क्या है? वो कंक्लूजन फॉर्म करते समय क्या देख रहा है? अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऑफ मटेरियल और नॉट। एंड फर्स्ट, क्या सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है या नहीं मिला है? ठीक है, अगर नहीं मिलता तो अगेन तुम मॉडिफिकेशन की तरफ ही जाते हो। तो ऑडिटर दिमाग लगा रहा है, अभी वो कंक्लूजन पा रहा है, वो बैठा है, ओ क्या मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है? क्या ये जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है ये मटेरियल है? फील आ रहा है? ठीक है, ऑडिटर दिमाग लगा रहा है। एंड थर्ड इज इवेल्युएशन, जिसका डिस्कशन अपना नीचे बहुत अच्छे से डिटेल में होगा। बात समझे क्या? बात समझे? थिंक लॉजिकली, लॉजिकली सोचना पड़ेगा। यहाँ पे अगर तुम मिसस्टेटमेंट वर्ड लिख दो ना अनकरेक्टेड की जगह, भाई मेरे जैसे एग्जामिनर तो जीरो देगा, बोलेगा तुझे आता ही क्या है, 450 नहीं पढ़ के आया क्या? 450 में सारे मिसस्टेटमेंट की थोड़ी मिसस्टेटमेंट सारे तो जो करेक्ट हो गए उनको तो बात खत्म हो जाती है ना। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट की बात ही तो करोगे तुम 700 में। समझे? कंक्लूजन फॉर्म करते समय हमें अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का ही तो मतलब है। अब पॉइंट इज क्लियर और नॉट? टेल मी, पॉइंट इज क्लियर और नॉट? ये बेसिक पॉइंट क्लियर है? ठीक है, एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन आता है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, फर्जी क्वेश्चन। ठीक है, डन। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इवेल्युएशन। इवेल्युएशन पार्ट अगेन, हर टॉपिक पे 3 3 4 4 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है। इवेल्युएशन बाय द ऑडिटर, समझना, ध्यान से समझना। ठीक है, क्या लिखा है पहले इस लाइन को अपन आराम से पढ़ते हैं। द ऑडिटर शेल इवेल्युएट whether the financial statement are prepared in accordance with the requirement of the applicable FRF। बार बार एक ही चीज़ है, ऑडिटर को यही तो इवेल्युएट करना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ प्रिपेयर कराया क्या मैनेजमेंट ने। ठीक है, इस इवेल्युएशन में ऑडिटर क्या कंसीडर करेगा? शैल इंक्लूड consideration of qualitative aspects of entities accounting practices including indicators of possible bias in management judgment। सर क्या लिखा है ये? फोकस। जो ये ऑडिटर इवेल्युएशन की बात कर रहा है ना, स्टैंडर्ड बोलता है कि तुम्हारा इवेल्युएशन इंक्लूड करना चाहिए अबाउट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में तुम्हें चीज़ें याद आनी चाहिए, थोड़ा सा क्या कनेक्टिविटी है, कनेक्शन है यहाँ पे। अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड डिस्क्लोजर्स, प्लस साथ के साथ में मैनेजमेंट बायसनेस को भी तुम्हें कंसिडरेशन में लेके आना है। समझाता हूँ मैं, मैनेजमेंट बायसनेस फिर क्या है ये मेरे भाई? अगर तुम्हें ध्यान है तो देखो, चीज़ें तो ध्यान होनी चाहिए क्योंकि मैं सारी चीज़ें कवर अप करके आया हूँ। ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स का डिस्कशन हमारा कहीं पे हो रखा है, तो क्या हो रखा है? SS 260 में देखो क्या, एक्चुअली क्या चीज़ें हटा देता हूँ मैं। ऐसे 260, चलो इधर आ जाओ, यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा। ऐसे 260 में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स का डिस्कशन हो रखा है, जहाँ पे ऑडिटर अपना व्यू देता है अबाउट द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट्स एंड डिस्क्लोजर्स, TCWG को कम्युनिकेट करते हैं। याद है आपको? तो ऑडिटर जब इवैल्यूएट कर रहा है ना, तो वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को भी कंसिडर करता है, साथ के साथ में मैनेजमेंट बायसनेस को भी कंसिडर करता है। ओह, अब समझो मैनेजमेंट बायसनेस का क्या कॉन्सेप्ट है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। मैनेजमेंट बायसनेस का क्या कॉन्सेप्ट है? तो मैनेजमेंट बायसनेस क्यों बातें हो रही है? पहली चीज़ तो तुम्हें
ये चीज़ समझ में आती है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं, अकाउंटिंग में अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स थोड़ा सा अनसर्टेन होता है। हाँ सर, तो मैनेजमेंट एस्टिमेट्स बनाता है, ठीक है। लेट्स से प्रोविजन है, तो क्या मैनेजमेंट वहाँ पे एस्टिमेशन में अपने फेवर में डिसीजन लेने की बातें कर रहा है क्या? सर कैसे 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 सोचो, दिमाग लगाओ। मैनेजमेंट को प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना है, मैनेजमेंट को प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना है, तो वो क्या करेगा? प्रोविजन कम बनाने की सोचेगा। दिमाग लग रहा है? सर ज़्यादा क्यों दिखाना है? अरे वो स्टॉक मार्केट में हल्ला हो जाता है ना, प्रॉफिट ज़्यादा आता है तो ले चलो 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 भगाओ इस शेयर को, ठीक है। तो मैनेजमेंट को प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना है, तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में छेड़खानी बहुत ज़्यादा होती है। सबसे खतरनाक एरिया ये होता है ऑडिट का, ठीक है। सीए फाइनल में इसमें डिस्कशन होता है, ऐसे 540, ऐसे 540 ये कवर करता है। आपके कोर्स में नहीं है, सीए फाइनल में इसका डिस्कशन होता है 540, ठीक है। एक तो प्रॉब्लम ये समझे तुम, और दूसरा एक और चीज़ बताता हूँ, सेलेक्टिव करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट, ठीक है। क्या हो रहा है, हमने मैनेजमेंट को दो मिसस्टेटमेंट बताया, एक से प्रॉफिट बढ़ रहा था, एक से प्रॉफिट कम हो रहा था, समझे। यहां पे तो हमारा मैनेजमेंट मैनेजमेंट ने खुशी खुशी मैनेजमेंट ने खुशी खुशी इसको सही कर दिया, ठीक है सर आप बता रहे हो हम सही कर देते हैं, बट यहां पे मैनेजमेंट ने सही नहीं करा। ओ, अब तुम क्या सोच रहे हो कि क्या ये सेलेक्टिव करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट पॉसिबल मैनेजमेंट बायस को इंडिकेट कर रहा है क्या? ओ, क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है क्या? क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है क्या? हम एज अ ऑडिटर फोकस हम एज अ ऑडिटर वाइल इवेल्युएटिंग वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, हम हमारे कंसिडरेशन में कुछ और चीज़ें भी लाते हैं। सर क्या? एक तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, जिसका डिस्कशन ऐसे 260 में भी हो रखा है, और साथ के साथ में हम देखते हैं मैनेजमेंट का बायसनेस। यार कहीं मैनेजमेंट बायस तो नहीं है, उसके लिए अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का एक एंगल देखते हैं, जिसका डिस्कशन ऐसे 540 में हो रखा है, जो आपके सी ए फाइनल का लेवल है। पर आप बेसिक चीज़ समझ तो ना यार, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या कॉम्प्लेक्स एरिया है, ये तो बेसिक चीज़ है, ठीक है। कोई भी ऊपर नीचे करना हो यहाँ पे प्रॉफिट का यहीं पे होगा। और दूसरा सेलेक्टिव करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट, एक मिसस्टेटमेंट मैनेजमेंट ने सही कर दिया, एक नहीं करा, तो यहाँ पे आप ये एंगल देखते हो। क्या ये बेसिक बातें समझ में आई? क्या ये बेसिक बातें समझ में आई? यही चीज़ें तुम्हारे यहाँ पे नोट्स में लिखी हुई है, आओ आराम से पढ़ना। सो क्या लिखा हुआ है? Auditor shall evaluate whether the financial statement are prepared in accordance with the applicable FRF. This evaluation shall include consideration of qualitative aspects of entities' accounting practices, including indicators of possible bias in management judgment. Qualitative aspects of entities' accounting practices. Management makes a number of judgment about the amounts and disclosures in the financial statement. That is true. ऐसे 260 contain a discussion of qualitative aspects of accounting practices. कम्युनिकेशन जो हम TCWG को करते हैं उसके बारे में रेफर कर रहा है, ठीक है। In considering the qualitative aspects of an entity's accounting practice, the auditor may become aware of the possible bias in management judgment, ठीक है। The auditor may conclude that the cumulative effect of lack of neutrality. What do you mean by lack of neutrality? मतलब मैनेजमेंट न्यूट्रल नहीं है, एक मिसस्टेटमेंट सही कर दिया, एक मिसस्टेटमेंट सही नहीं करा। एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया था, लैक ऑफ न्यूट्रलिटी टुगेदर विद द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट कॉजेज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड। क्या बोलने की कोशिश हुई है कि यार ये मैनेजमेंट की जो न्यूट्रलिटी नहीं है ना, और साथ के साथ में अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है ना, टुगेदर आपको देखना होता है ओपिनियन देते समय। इंडिकेटर्स ऑफ अ लैक ऑफ न्यूट्रलिटी इंक्लूड द फॉलोइंग: सेलेक्टिव करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट ब्रॉट टू द मैनेजमेंट अटेंशन ड्यूरिंग द ऑडिट, जिससे प्रॉफिट बढ़ रहा था उसको तो सही कर दिया, जिससे प्रॉफिट घट रहा था नहीं करा सही, समझे, ठीक है। पॉसिबल मैनेजमेंट बायस इन मेकिंग ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स,
क्या ये बेसिक बात है जो करके आए हो? ऐसे 540 एड्रेसेस पॉसिबल मैनेजमेंट बायस इन मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट। ठीक है, देन अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। यार मैनेजमेंट बायसनेस आपको दिखे, वो क्लियरली ये नहीं बता रहा कि भाई दिक्कतें है, मिसस्टेटमेंट है, बट आपको उनको कंसिडरेशन में तो लेके आना पड़ता है इन टुगेदर विथ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। बात समझ में आती है क्या? Indicators of possible management bias do not constitute misstatement for the purpose of drawing conclusion on the reasonableness of individual accounting estimates। यार हम ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई मैनेजमेंट का बायसनेस हमें लग रहा है तो कोई मिसस्टेटमेंट हो गई होगा, बट यू नीड टू कंसिडर ओवरऑल वाइल गिविंग एन ओपिनियन। क्यों? क्योंकि यार अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट भी है और इनके कारण ये जो लैक ऑफ न्यूट्रलिटी है, इनके कारण इम्पैक्ट भी आपको साथ में देखना पड़ता है वाइल गिविंग योर ओपिनियन। दैट्स इट। They may, however, affect the auditor evaluation of whether the financial statement as a whole are free from material misstatement or not। बात समझ में आती है क्या? डन डन डन। इवेल्यूएशन बाय द ऑडिटर। बिल्कुल बेसिक बातें करें। अरे भाई, ऑडिटर को इवेलुएट करते समय क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स का भी कंसिडरेशन लेना, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट बायसनेस ऑल्सो। फॉर दैट देर इज अ गुड डिस्कशन ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इन एस 260 वेर मैनेजमेंट वेर ऑडिटर कम्युनिकेट टू TCWG about his view relating to qualitative aspects of accounting practices that includes accounting policy, accounting estimates and disclosure। ठीक है। सेकंड, there are cases where management may not be neutral, for example correcting particular misstatement and not correcting a particular misstatement। ठीक है। एंड ऐसे 540 एड्रेसेस अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ठीक है, वो आप एक छोटी सी बात लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आती है? टेल मी वन थिंग, इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं क्या यार? मतलब हमारे बहुत सारे बच्चे ना परेशान होते हैं कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या तुम्हें ऐसा फील आता है कि मैं आने वाले टाइम में इंग्लिश ऑडियंस, क्योंकि यार उनके लैंग्वेज बैरियर थोड़ा सा रहता है, उनको भी हेल्प कर सकता हूँ? बताना मेरे को। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को लगता है यार इतने अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे, उनको पता नहीं क्यों ऐसा डाउट आता है, सेल्फ डाउट। तुम बताना तुम्हें क्या लगता है। ठीक है। यार वही है ना यार, हम तो इस इंग्लिश स्कूल में पढ़े तो है, पर इंग्लिश बोलते तो थे ही नहीं। ठीक है, वो टीचर फाइन लगाती थी, तुम पे अब पेनल्टी लगेगी, अगर कोई इंग्लिश में बात नहीं करेगा तो पेनल्टी लगेगी। तब तो हमने थोड़ा थोड़ा बोलना सीखा। ठीक है, चलो आओ। फिर भी आती है ऐसे, थोड़ी बहुत तो आती है, ऐसे नहीं कि आती नहीं है, अच्छी खासी आती है। बट वो है ना कि ऐसा फील आता है कि अच्छे से समझा पाएगी नहीं समझा पाएगी बच्चों को। चलो, एक तो ये हमने बेसिक बातें करी है। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी होगी मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया फील चल रहा है। अब इवैल्यूएशन से रिलेटेड है ना, इन्होंने एक छोटा सा टॉपिक और दिया जिस पे भी अगेन 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आता है। एक तो अपन ने जनरल इवैल्यूएशन तो कराई, साथ के साथ में इन्होंने बोला स्पेसिफिक इवैल्यूएशन भी ऑडिटर को करना है। स्पेसिफिक इवैल्यूएशन भी ऑडिटर को करना है। सर क्या है ये पॉइंट? अरे वही है, कुछ अलग नहीं है। वो अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में बात करी थी ना मैंने, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बारे में बात करी थी ना, और डिस्क्लोजर्स के बारे में बात करी थी ना, ये वही इन्हीं से रिलेटेड और पॉइंट्स इन्होंने दे दिए। सर क्या? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, पहले तो ये पॉइंट्स अपन कवर कर लेते हैं। देखो, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है सेलेक्ट एंड अप्लाइड करिए मैनेजमेंट ने, जो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है उनका एडिक्वेटली डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो रखा है नहीं हो रखा है? फर्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इजी। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी सेलेक्ट करिए अप्लाइड करिए, क्या एडिक्वेटली डिस्क्लोजर हो रखा है क्या? सेकंड, ये जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है ना जो सेलेक्टेड एंड अप्लाइड है, आर कंसिस्टेंट विद द एप्लीकेबल एफआरएफ एंड आर अप्रोप्रिएट और नॉट? एज सिंपल इज दैट। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर एज अप्रोप्रिएट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ और नॉट? और क्या उनका डिस्क्लोजर कर रखा है नहीं कर रखा है? दो बातें तो बड़ी ईजी है। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मैनेजमेंट ने जो बनाए हैं, क्या वो रीजनेबल है? क्या वो रीजनेबल है? ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स हो रखे हैं टू इनेबल द इंटेंडेड यूजर टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ मटेरियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स? प्रॉपर जो एप्लीकेबल एफआर है वो आपसे डिस्क्लोजर की बात करता है, वो आपने क्या डिस्क्लोजर कर दिया क्या? फॉर एग्जांपल लेट्स से रिलेटेड पार्टीज से रिलेटेड एएस ने ये बोल रखा है कि ये डिस्क्लोजर आपको करना है, क्या करे? सर कि ये चीजें भी देखनी है क्या? अरे भाई डिस्क्लोजर नहीं करना भी तो मटेरियल में स्टेटमेंट हो जाएगा।
गोइंग कंसर्न से रिलेटेड डिस्क्लोजर नहीं करा, मटेरियल अनसर्टिनिटी थी। भाई साहब मॉडिफिकेशन की बातें करके आए अपन पहले उसमें, समझे? तो ऑडिटर ये चीज़ें भी कंसिडर करता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट हुई है, क्या वो रेलिवेंट है, रिलायबल है, कंपेरेबल है, अंडरस्टैंडेबल है? ठीक है, इसके लिए तुम एक शॉर्ट नेम कर सकते हो, कर। वो गेट की आवाज़ आती है ना, कर। कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल, रेलिवेंट, रिलायबल, ऐसे वर्ड्स लिखने पड़ेंगे यार तुम्हें। अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, भारी भारी वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। एंड फाइनली, terminology used in the financial statement including the title of each financial statement is appropriate or not. फॉर एग्जाम्पल जैसे टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ हो रही है, ट्रेड रिसीवेबल वर्ड यूज़ करना है या डेटर वर्ड यूज़ करना है, जो भी बैलेंस शीट में एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ दे रखा है, क्या वो सही यूज़ करा है, नहीं करा है? ठीक है, सेल्स वर्ड यूज़ करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड यूज़ करना है, हर चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है एप्लीकेबल एफआरएफ ने। बात समझ में आती है? दैट इज द स्पेसिफिक इवेल्युएशन बाय द ऑडिटर। सर क्या है, बहुत ईजी है, देखो। अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड 2 पॉइंट। क्या अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्टेड एंड अप्लाइड आर एप्रोप्रिएट? क्या डिस्क्लोज कर दिया सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या रीजनेबल है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ऑल एडुकेट डिस्क्लोजर्स जो एप्लीकेबल एफआरएफ ने बोले हैं वो क्या कर दिए? इंफॉर्मेशन कर है, कंपेरेबल क्या है, अंडरस्टैंडेबल, रिलायबल, रेलिवेंट, है ना? और लास्ट है, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट और नॉट। दैट्स इट, 6 पॉइंट्स। इजी 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 इजी। ठीक है, डन। अब इसके लिए इन्होंने थोड़ी सी बातें और बोली, थोड़ी सी बातें और बोली इसने। देखो क्या है, ये थोड़ी सी बातें और क्या दे रखी, इधर आ जाओ। देखो, जनरल पर्पस, एक कॉन्सेप्ट समझना ताकि वो जो छोटा सा पार्ट है वो आपको समझ में आए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ठीक है, सीए फाइनल में ये कवर्ड होगा, इसका कहीं डिस्कशन नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना जनरल पर्पस फ्रेमवर्क का दे रखा है। देखो क्या होता है, आप है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनते हैं ना, एक तो होते हैं जनरल पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए बनते हैं, जो नॉर्मली तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे दैट इज फॉर जनरल पब्लिक, जनरल पर्पस फाइनेंशियल फ्रेमवर्क के हिसाब से बनते हैं वो। एक होते हैं स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। सर ये क्या कॉन्सेप्ट है? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या है? लेट्स से सपोज कर बैंक ने बोला कि काम करो, तुम्हें लोन चाहिए ना, तो तुम कैश बेसिस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के लेके आओ। सर बनते हैं क्या? बिल्कुल बनते हैं यार। ठीक है, तो वो क्या हुआ, स्पेशल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने, दैट इज स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ये बेसिक बात समझ में आती है? ये सीए फाइनल में कॉन्सेप्ट कवर होता है, जहाँ पे आपके ना ऐसे 800 की सीरीज आती है। ठीक है, सीए फाइनल में पढ़ना वो। अब अपन बात करते हैं जनरल पर्पस फ्रेमवर्क की। देखो, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क में भी इन्होंने दो फ्रेमवर्क की बात करी। एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन और एक होता है कंप्लायंस, कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ठीक है, दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है, पॉइंट को समझना। मैं क्या बोलता हूँ, आपका कंप्लायंस फ्रेमवर्क तो सिंपल है, जो एज पर ए एस है, लेट्स से एज पर ए एस इंडियस जो बोल रखा है ए एस इंडियस ने, वो है दैट इज योर कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ठीक है, अब मेरे को अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क में मैं है ना कुछ चीज़ों का ऐड करूँगा और कुछ चीज़ों, मतलब कुछ एडजस्टमेंट करूँगा, 1 एंड 2, 1 एंड 2 का एडजस्टमेंट करूँगा, तो मेरा आ जाएगा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। मैं समझाता हूँ ना क्या चीज़ है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, आ जाएगा। समझाता हूँ मैं आराम से। कंप्लायंस फ्रेमवर्क तो मैंने क्या बोला, अरे यार जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियस में चीज़ें बोल रखी है ना, उससे आपको कंप्लाई करना है। ठीक है, ये फर्स्ट क्या है सर? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज एडिशनल डिस्क्लोजर बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट, बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट
ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क, बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ, या कंप्लायंस फ्रेमवर्क की जगह बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ। सर मतलब इंडियस एएस, लेट्स से एएस आपका एप्लीकेबल एफआरएफ है, एएस ने कुछ चीज़ें बोल रखी थी पांच कि ये पांच पांच चीज़ें, ये पांच चीज़ें आपको डिस्क्लोजर करनी है। एनटीटी ने उसकी जगह एडिशनल डिस्क्लोजर्स और कर दिए ताकि यूजर्स को फेयर प्रेजेंटेशन दिखे, बेटर प्रेजेंटेशन मिले, चलेगा। ठीक है सर। सर और क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है? डिपार्चर फ्रॉम फ्रेमवर्क, डिपार्चर फ्रॉम applicable FRF to achieve fair presentation. To achieve fair presentation, that was that will be a rare situation. That will be a rare situation. ठीक है, समझना मेरी बात को, समझना आराम से। कंप्लायंस फ्रेमवर्क को मैंने सिंपल बोला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियस के हिसाब से जो तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट को प्रिपेयर करना है। ठीक है, ऑब्वियसली मैनेजमेंट की ही बात है ना। ठीक है, मैनेजमेंट कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अलावा फेयर प्रेजेंटेशन के लिए क्या होगा, अगर कंप्लायंस की जगह मैं फेयर प्रेजेंटेशन की बात करूँ ना, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी कि आपने कुछ और एडिशनल डिस्क्लोजर भी कर दिए टू मीट टू बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ। ठीक है, अच्छा, फिर आपने आपने क्या करा, इसको आप प्लस एडजस्टमेंट ऑफ, आप डिपार्चर भी हो गए। कंप्लायंस फ्रेमवर्क मतलब एप्लीकेबल एफआरएफ ने कुछ चीजें बोली थी, आप उससे डिपार्ट कर गए, कुछ पर्टिकुलर डिस्क्लोजर आपने डिपार्ट कर गए। ठीक है, वो डिपार्चर बहुत ही रेयर सिचुएशन में होगा, क्योंकि यार तुम समझो ना यार, एएस इंडियस ने कुछ चीजें बोल रखा है, उससे डिपार्चर करना मतलब बहुत ही रेयर सिचुएशन है टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। क्या ये बेसिक बातें तुम्हें समझ में आती है? क्या ये बेसिक बातें तुम्हें समझ में आती है? तो सिंपल बात करें ना, तो जो भी एप्लीकेबल एफआरएफ ने बोला प्लस एडजस्टमेंट ऑफ 1 and 2, दैट इज योर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्ट समझ में आया? पहले तो इतनी बेसिक बातें समझ में आई। आओ इधर, इधर आओ, मैं तुम्हें ये तो बताता ही हूँ, उससे पहले ये देखो डेफिनेशन। भाई यहाँ पे ना क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है मेरे को, क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट 2 attempts। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क मे बी अ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और अ कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ठीक है सर, तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या होता है? is used to refer to a financial reporting framework that requires compliance with the requirement of the framework। जो framework की requirement है वो तो है ही, साथ के साथ में first and second acknowledge explicitly or implicitly that to achieve fair presentation of the financial statement it may be necessary for management to provide disclosures beyond those specifically required by the framework। मतलब additional disclosure भी करने को allowed है। ठीक है, acknowledge explicitly it may be necessary for a management to depart from a requirement of the framework। This will be a extremely rare case। बात समझ में आती है क्या? बात समझ में आती है। एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या है? इज यूज टू रेफर टू अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दैट रिक्वायर्स कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क बट डज नॉट कंटेन द एक्नॉलेजमेंट ऑफ 1 and 2 अबव। समझे? बड़ा आसानी से अपन ने इसका मतलब समझ लिया। ठीक है, क्लैरिटी है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की, कंप्लायंस फ्रेमवर्क की। ठीक है, इंपॉर्टेंट था भाई। अभी एक चीज़ समझना, एक चीज़ समझना तुम, यहाँ पे है ना क्या बोला, वो 6 पॉइंट तो एज इट इज थे व्हेन यू आर मेकिंग स्पेशल इवेल्युएशन। साथ में क्या बोला कि अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुए, तो ऑडिटर को ये देखना है कि उससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देखनी है उसको। सर क्या देखना है? द इवेल्युएशन मेंशन above shall also include an evaluation by the auditor as to whether the financial statement achieve fair presentation, which shall include consideration of overall presentation structure and content of financial statement, whether the financial statement including the related note represent the underlying transaction and event in a manner that achieve fair presentation। मतलब ऑडिटर को ये देखना है कि अगर तुम फेयर प्रेजेंटेशन के हिसाब से जा रहे हो, तो ओवरऑल प्रेजेंटेशन उसके हिसाब से ही है, मतलब तुमने एडिशनल डिस्क्लोजर भी की है,
यानी कि ये तुम्हें वो देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या फेयर प्रेजेंटेशन का जो गोल है वो अचीव करा है नहीं करा है। ऑडिटर को बस ये 2 बातें भी देखनी है। ठीक है? बात समझ में आती है क्या? क्लैरिटी है? ये है आपका पूरा का पूरा डिस्कशन ऑफ एसए 700। पूरा बढ़िया एसए 700 का अपना डिस्कशन हो चुका है। सर अब क्या बाकी रहा? मैंने कहा अब मेरे भाई मेरी बात सुन, अब बाकी है लास्ट टॉपिक। ये अनमॉडिफाइड ओपिनियन तो मैंने दे रखा है, तुम इसको खुद से रीड करोगे। अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अब अपना बाकी है टॉपिक नंबर 5, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ ऑडिट रिपोर्ट। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में कुछ जो होते हैं ना, ऑडिट रिपोर्ट के क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, उसका अपना पूरा डिस्कशन है। ठीक है, तो वो अपन नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि वो उसको मैं सेपरेटली कवर करना चाहता हूँ। वो एक अलग पार्ट है जो कि काफ़ी बड़ा अच्छा डिस्कशन होगा। बाकी ये अपनी पूरी ऐसे 700 की भूमिका बन चुकी है। ठीक है, तो उसको अपन नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।